मेरी आवाज आ रही है मुकेश भाई? आपकी सर आवाज एकदम बुलंद तरीके से आ रही है। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने ये इनिशिएटिव किया है। जी। स्वागत है सर। सर सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए एक बार। मतलब क्योंकि अब जैसे इलेक्शन आ रहे हैं और इस वजह से आपका शेड्यूल जो है टाइट है। हम्म। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। थैंक यू सो मच। हाँ तो सर वो एक मार्टिन शुरू करने से पहले वो मार्टिन लूथर किंग का एक कोट है जिसमें वो कहते हैं कि जहाँ सियासत धार्मिक मसलों को शांत करे वो देश महान होता है, और जहां सियासत खुद धार्मिक मसले पैदा करे, मुद्दे पैदा करे, समझो वो देश जो है गलत लोग चला रहे हैं। बिल्कुल आज ठीक बात हम उस आज हम उस दौर में हैं। सर आप अगर अपनी स्टैंड को है। मैं स्टेबल एक कर लेंगे सेकेंड तो। बस, मैं अपना स्टैंड एक बार फाइनल कर लूं बस। अब जी जी शायद अब ठीक रहेगा। जी जी। जी जी। हाँ तो सर हम आज उस दौर में हैं जहां दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुक्मरान रात दिन धार्मिक मसले, धार्मिक टकराव पैदा कर रहा है। हमेशा इसी फिराक में रहता है कि किस तरीके से धार्मिक टकराव पैदा किया जाए। ऐसे दौर में एक आवाज आती है बहुत बेबाकी से, बहुत बुलंद आवाज, लक्ष्मण यादव सर की। तो साथियों, मैं मुझे लगता नहीं कि लक्ष्मण सर किसी परिचय के मोहताज हैं। उनकी लगातार आप वीडियो देखते हैं, लगातार उनके भाषण वायरल होते हैं। वो हमेशा से खुलकर जो सत्ताधीन लोग हैं, सत्ता में बैठे एक विशेष मानसिकता के लोग हैं, उनके अगेंस्ट बोलते रहते हैं। उस आवाज का, उस बेबाक आवाज का नाम है लक्ष्मण यादव। आज वही शख्सियत हमारे साथ में। तो सभी साथियों की तरफ से, जितने भी मेरे फॉलोवर हैं, उनकी तरफ से सर आपको जय भीम जय मंडल सर। बहुत शुक्रिया मुकेश भाई, और आपको और आपके सारे दोस्तों को मेरी तरफ से भी क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद। जी। तो सर आपकी किताब आ रही है। अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था आपका ट्वीट, जो विश्व किताब रैंकिंग में वो पिछले 3 दिनों से टॉप पर थी, और अभी आज इंडिया में भी वो टॉप पर है, अमेजोन पर। तो सर किताब के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। बहुत शुक्रिया मुकेश भाई। पहले तो अब फर्ज बनता है कि इतने 1400-1500 लोग देख रहे हो, तो आपने मेरी तारीफ की, इसके लिए मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं। ये एक दूसरे के काम को इंडोर्स करना है कि हमारे वक्त में अब कोई टीवी चैनल का पत्रकार भले ही अपनी कुंठा दिखाए कि 20, 30, 40 साल पहले जैसे आदिवासी जंगल में रहते थे वैसा होगा कुछ, लेकिन अब इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी बदल गए हैं। अब आंख में आंख डाल करके बात करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, शान और शौकत से रहते हैं। क्योंकि ईवी रामास्वामी नायकर ने जो मूवमेंट चलाया उसका नाम था सेल्फ डिग्निटी मूवमेंट, मोमेंट। स्वाभिमान आंदोलन। फूले साहब ने चलाया आत्मसम्मान आंदोलन। बाबा साहब अम्बेडकर की पूरी लड़ाई ही उसी वजूद, अस्मिता और अपने उसके थी। तो हम सारे लोग एक दूसरे को इसलिए इंडोर्स करते हैं क्योंकि नई पीढ़ी के जो संवैधानिक लोग आए हैं, इस देश के कमेरा लोग आए हैं, वो जिस भी फील्ड में हैं शानदार कर रहे हैं। तो मैं मुकेश से परिचित इस तरह से हूं कि मैंने इंस्टाग्राम पर एक अम्बेडकराइट नौजवान को इतनी कम उम्र में भाषा के लिहाज से, कंटेंट के लिहाज से या वीडियो की गुणवत्ता के लिहाज से इतना शानदार काम करते देखा है। मैं आपको बधाई देता हूं, और इस काम को और बुलंदी से आगे चलते रहना। तो वही काम हम विश्वविद्यालय में कर रहे थे। 14 साल एक विश्वविद्यालय में पढ़ाया, और आज देखिए पहली बार मेरी किताब पर बातचीत आपके इंस्टाग्राम पर हो रही है। तो आपने ये इनिशिएट किया, इसके लिए भी शुक्रिया कहूंगा। लगभग 2004 का समय था जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया था, और आज 2024 है जब मुझे मेरे विश्वविद्यालयों को मुझसे छीन लिया गया। तो ये 2 दशक की जो कहानी है ये इस किताब में है, और इसीलिए इस किताब का नाम प्रोफेसर की डायरी है। कभी सिनेमा वाले जब अपनी फिल्म का फिल्म रिलीज होने के पहले बात नहीं करते हैं,
तो सारे जो सस्पेंस है उसको नहीं डिस्कस करते। तो मैं भी अभी इस सस्पेंस को डिस्कस नहीं करूंगा कि इसका नाम मैंने प्रोफेसर की डायरी क्यों रखा है, क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है। लेकिन नाम रखा है। उसका एक वजह तो यही है कि जनता ने, बहुत सारे लोग प्रोफेसर हैं लेकिन लोग उन्हें प्रोफेसर नहीं मानते, क्योंकि असल में वो सैलरी बेस्ड एक एम्प्लॉय से ज्यादा कुछ नहीं हो पाते, क्योंकि सरकारें और सत्ता चाहती हैं कि आप इतना ही रहें, कागज का पेट भरते रहें, सिलेबस पूरा करते रहें, सिलेबस ओरिएंटेड आप टीचर बने रहें, प्रोफेसर बने रहें। और लेकिन इस देश का संविधान कहता है कि उसके पहले आप एक नागरिक बने। तो जब मैंने ये चुना कि कलम और किताब जिसने हमें बनाया है, आज वो कलम और किताब के दम पर हम यहां तक पहुंचे। बुद्ध से लेकर बाबा साहब तक, मंडल से लेकर कांशीराम तक, कबीर साहब से लेकर के यहां तक हमारी लड़ाई ही कलम और किताब की रही। हमारे जो पुरखे हैं उनमें से किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं है। आदिवासी तबके में है हथियार, लेकिन उसका अर्थ अलग है। वो दिकुओं के खिलाफ उलगुलान का हथियार है। तो एक तो वो जो लड़ाई हजारों साल की थी, उसके दम पर हम यहां तक पहुंचे। तो 2 दशक में उस कलम और किताब ने कैसे एक सामान्य से चरवाहा समाज से आने वाले, बचपन में गाय भैंस चराने वाले एक ओबीसी समाज से आए बच्चे को कैसे एक प्रोफेसर बनाया, ये उसकी कहानी है। उन विश्वविद्यालयों में ऐसा क्या था कि जिससे हम बने, दिल्ली विश्वविद्यालय तक आए, और इस 14 साल के इतिहास में कहानी 20 साल की है। तो ये प्रोफेसर की डायरी वो 20 साल की कहानी है, जिसमें एक नौजवान कैसे बनता है और अपने आसपास लोगों को कैसे बनता हुआ देख रहा है। तो ये विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने हमें बनाया, सरकारी विश्वविद्यालय, और इसी के साथ ये विश्वविद्यालय अब बर्बाद किए जा रहे हैं। वही स्टाफ रूम, वही कॉलेज, वही विश्वविद्यालय कैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। तो बनने और बर्बाद होने की पूरी कहानी है इस किताब में, और वो कलम और किताब को बचाने की कहानी। जी बहुत सर आभार इस किताब के लिए कि आपने ये किताब लिखी। अभी मैं सर 2-3 दिन पहले ASER का सर्वे देख रहा था। उस सर्वे के अनुसार सर 43% जो 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, और 25% बच्चे जो है अपनी क्षेत्रीय भाषा में उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। तो सर आप प्रोफेसर बने, एक एक जिस तरीके से आपने कहा कि एक चरवाहा का बच्चा किस तरीके से प्रोफेसर बना, उस पूरी कहानी को आपने इस किताब में समेटा है। तो सर अब इस तरीके से ये जो सरकारें शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है, एहतियार का सर्वे यही कह रहा है कि हमारे बच्चे बर्बाद किए जा रहे हैं। तो सर अब आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या देखते हैं? ये तो जिस हिसाब से आंकड़े आ रहे वैसे तो सर आने वाली पीढ़ी एक तरीके से बर्बाद ही होती जा रही है। बिल्कुल। मुकेश, मेरी इस किताब के लिखने के पीछे यही जिद थी, यही चिंता। कहने हमने कहा ना कि जिस मिट्टी से आप बने होते हैं, जिस पेड़ के आप फल होते हैं, जिस शजर पर आपका घोंसला होता है, आप उस पेड़ की बर्बादी नहीं देख पाते। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं। ये एक, चूंकि मैं साहित्य का देखिए विद्यार्थी हूं तो उस रेफरेंस से जाऊंगा। एक पेड़ पर ढेर सारे पक्षी रहा करते थे। उस पेड़ पर वो पैदा हुए, घोंसले उनके थे, वहीं से वो उड़ करके दुनिया देखते थे, और वहीं वो उनका आशियाना था। वो पेड़ उनके वजूद से जुड़ा था। और एक बार उस पेड़ पर आग लग गई, बाकी बहुत सारे पक्षी उड़ गए। कुछ पक्षी थे जो नहीं उड़े। वो चोंच से एक बूंद पानी डाल रहे थे, लोग हंसने लगे कि तुम्हारी एक बूंद पानी से इतनी बड़ी आग बुझेगी। तो पक्षी ने कहा कि आग बुझे न बुझे, इस पेड़ की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में रहेगा। और उस पर हमारे एक हिंदी के कवि ने बहुत शानदार पंक्ति लिखी। वो जल भी रहे थे उसमें, उड़ नहीं रहे थे, भाग नहीं रहे थे। कवि ने कहा कि कुछ लोग, एक कहानी है, कहानी देखिए कैसे आपको एक बात कह रही है। आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों,
जब पंख तुम्हारे पास, यानी पेड़ को आग लग गई, तुम क्यों नहीं उड़ रहे हो जबकि तुम्हारे पास पंख है, तुम जान बचा सकते हो। उन पंखियों के जवाब से मैं अपनी ये बात शुरू कर रहा हूं कि फल खाएं इस वृक्ष का और गंदे कीन्हे पात, धर्म हमारा यही है, जलें इसी के साथ। ये खुददारी, वही जो हजारों साल का इतिहास विचार का बना है ना, बुद्ध से लेकर के अम्बेडकर तक, कबीर से लेकर के मंडल तक, वो इतिहास यही खुददारी देता है कि कम से कम जिसका फल खाया, जिससे तुम बने, आज उसको अगर बुरा लग रहा है तो या तो तुम चुपचाप उस बुराई को देख रहे हो, बर्बादी को देख रहे हो जी, या उसकी कोशिश कर रहे हो। तो ये किताब एक कोशिश का नाम है कि जब सब चुपचाप विश्वविद्यालयों की बर्बादी देख रहे थे, उसी विश्वविद्यालय से एक ऐसा व्यक्ति उस बर्बादी को लिख करके जनता तक पहुंचाता है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि भाई हमें तो पता ही नहीं चला विश्वविद्यालय में क्या हो रहा था, किसी ने बताया नहीं। हम कह रहे हैं कि आप अपने विश्वविद्यालय को बचाइए। तो ये किताब इस चिंता के साथ लिखी गई है। उस किताब में आप पाएंगे कि सिलेबस कैसे बदला जा रहा है। उस किताब में आप पाएंगे कि लड़कियों के हॉस्टल खोले जाने की जगह पर गौशाला खुलने लगी, जहां शोध इस बात पर होना चाहिए कि कैसे ड्रॉप आउट रेशियो कम हो, एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़े, फीस कैसे कम की जाए। वहां पर फेलोशिप अब 5-5 महीने 10-10 महीने नहीं आती, क्योंकि देश के पास पैसा नहीं है। जब विद्यार्थी जाते हैं कि फेलोशिप क्यों नहीं आती, तो यूजीसी कहता है पैसा नहीं है। क्योंकि हो सकता है 12 लाख करोड़ रुपए जब अपने उद्योगपति दोस्तों के माफ किए जा रहे हो और बजट में शिक्षा बजट घटाया जा रहा हो, तो शिक्षा के लिए पैसा कहाँ है। ये चिंता करती है ये किताब ये चिंता करती है कि विश्वविद्यालयों में, मेरा एक प्रिय वाक्य है, मैं इसको लिखा हूं किताब के फ्लैप पर भी, कि एक डरा हुआ शिक्षक ऋण विहीन विद्यार्थी तैयार करता है, जो बाहर समाज में जाकर एक मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है। तो ये प्रोफेसर होने का मतलब ये है कि आप सच बोलिए, आप डरिए नहीं, और सत्ता चाहती है कि आप डरते रहिए। प्रोफेसर का मतलब चुपचाप जाओ, सिलेबस पूरा करो और सैलरी लेकर घर आ जाओ, कॉपी चेक करके उस पर नंबर। हमने कॉपी चेक करने के पीछे क्या होता है इसकी कहानियां इसमें लिखी है, स्टाफ रूम में क्या होता है इसकी कहानी इस किताब में लिखी। और आखिरी बात, अपॉइंटमेंट जो होता है, प्रोफेसर बनाया जाता है मेरिट पर। कल तक इन विश्वविद्यालयों को कहा जाता था मां सरस्वती के पावन प्रांगण है, आरक्षण लागू हो गया तो मेरिट खत्म हो जाएगी। 500 विश्वविद्यालयों में आप कहीं हो नहीं, और जो मेरिट धारी थे इस देश के 90% लोग, कभी उनको एनएफएस, खेल क्या है, जब नहीं थे तब कहते थे नॉट अवेलेबल, जब आए तो नॉट फाउंड सुटेबल एनएफएस, और जब अवेलेबल भी हो गए, सुटेबल भी हो गए, तो पूरा एजुकेशन को प्राइवेट हाथों में बेच दिया, ठेके पर प्रोफेसर रखे जाएंगे। ये कहानी इस किताब में आपको मिलेगी। विश्वविद्यालयों के भीतर मैंने पूरी किताब मुकेश भाई रोहित वेमुला को समर्पित की है। वो किताब रोहित, क्योंकि हमारे लिए वो आइकॉन है, कैसे एक विश्वविद्यालय के भीतर एक उभरते हुए वैज्ञानिक बनने की चाहत रखने वाले एक शोधार्थी को गोबर में विज्ञान ढूंढने वाले शहादत तक पहुंचा देते हैं। रोहित वेमुला और उन जैसी तमाम अधूरी रह गई आकांक्षाओं के नाम वो किताब समर्पित है, जिसमें रोहित का जन आंदोलन है, जिसमें जेएनयू का सवाल है, जामिया में पुलिस घुस करके लाठी मार रही है उसका सवाल है, और जहां पर विश्वविद्यालय में शोध होना चाहिए वहां हवन हो रहा है, इसकी चिंता इस विश्वविद्यालय में। तो ये किताब आप नागरिक को इसलिए पढ़नी जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपके देश के विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है। ये इसलिए लिखी गई है, इसलिए मैं चाहूंगा कि देश भर का नागरिक, मैंने लिखी है इसलिए मत पढ़िए, इस तरह की किताब आपको और कोई नहीं मिलेगी। 5000 प्रतियां छपी है मुकेश भाई, और 5000 का पहला, लोग 500 किताबों का पहला संस्करण छपवाते हैं, 500 किताब नहीं बिक पाती। मेरी 5000 किताब की पहला संस्करण है, फर्स्ट एडिशन, और फर्स्ट एडिशन फुल हो गया। हमने 5000 दूसरा ऑडिशन दिया, क्योंकि प्री बुकिंग में 5000 किताबें बुक हो गई, और अमेजन में टॉप किताबों की रैंकिंग में था। ये मेरी उपलब्धि थोड़ी सी है, लेकिन उस तरह की किताब मैंने लिखी है कि जो कलम की चिंता करता है, इस देश के लोगों को चिंता हो कि उनके विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहे हैं। तो एक विश्वविद्यालय खूबसूरत कैसा है, मेरा घोंसला था वो,
उस घोंसले में हम पले बढ़े, और उसी में कोई आग लगा रहा है, तो ये दोनों कहानी उसमें है, घोंसले के बनने की और उस आग लगाने घोंसले को उजड़ने की। सर मैं जब आपको देखता हूँ तो राजेश जोशी की पंक्तियां याद आती है कि मारे जाएंगे, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। तो सर पहले आप प्रोफेसर थे तो आप विरोध में बोल रहे थे लगातार, फिर आपको वहां से निकाल दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको एक्सपेल कर दिया गया, अब आप ऐसी किताब लिखकर विद्रोह कर रहे हैं, आपको डर वर नहीं लगता? मैंने इसीलिए कहा ना कि सत्ता और समाज तो चाहता है कि एक प्रोफेसर डरा हुआ ही रहे, एक नागरिक डरा हुआ रहे। नहीं तो देखो, तुम मुख्यमंत्री रहोगे तब भी तुमको जेल में भेज देंगे। आज मैं बात कर रहा हूं मुकेश आपसे, और आज ही के दिन उसी जेएनयू का एक स्कॉलर उमर खालिद, उसकी बेल की सुनवाई नहीं हो रही है, डेट आगे बढ़ा दी जाती है और आज तक उस पर आरोप साबित नहीं है। तो एक शोधार्थी, एक नौजवान आज इस देश का जेल में, प्रोफेसर हैनी बाबू मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के, वो जेल में, तो डर किस बात का? अगर वो जेल में रह के लड़ाई लड़ रहे हैं तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं भी प्रिविलेज्ड हूं, मैं बाहर अपनी लाइब्रेरी के पास बैठा हूं और मैं आपसे पब्लिकली बात कर रहा हूं। तो फिर मैं अगर डर जाऊंगा तो वो जो मुझसे ज्यादा कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं उनका क्या होगा? वो किसके लिए लड़ रहे हैं? एक तो ये पक्ष है इसका। दूसरा पक्ष ये भी है कि मुकेश भाई, डर किसको नहीं लगता है? अगर मैं ये कहूं कि नहीं डर लगता, एकदम गलत होगा, बनावटी लगेगा, झूठा लगेगा। पहली पीढ़ी के लोग हैं। इस पूरी किताब का जो इंटेंशन है ना, वो फर्स्ट जनरेशन लोगों के लिए है। मैं पहली पीढ़ी का व्यक्ति जो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, मैं पहली पीढ़ी का, अपनी पीढ़ियों में पहला जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करके गोल्ड मेडल लेता है, पीढ़ियों का पहला जो देश की राजधानी के एक बड़े विश्वविद्यालय में 14 साल असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। और दूसरी बात, वो पहली पीढ़ी का दर्द है हमारा, और उस दर्द की वजह से विरोध में नहीं बोल रहे थे हम किसी के मुकेश भाई, हम सच और हक के पक्ष में बोल रहे थे, किसी का विरोध नहीं था। बस विरोध इस बात का है कि गलत जो है उसको बिना डरे बोलेंगे, और वह बोलना संवैधानिक था, वह बोलना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होने की कानूनी शर्तों के अंतर्गत था। इस देश में शिक्षा मंत्री रहे एचआरडी मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी, और वो मेरे ही अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। राजनीति में गए, शिक्षा मंत्री बने। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर तो आज की तारीख में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में, एक सत्ताधारी दल से, एक विपक्षी दल से, और वो आज भी प्रोफेसर है। तो प्रोफेसर को ये छूट है कि वो अपनी विचार रख सकता है, उसको ऑटोनॉमी मिली हुई है। ये ऑटोनॉमी इसलिए मिली है कि मैं नागरिक के तौर पर जैसा अपना क्लासरूम चाहता हूं, अपना कैंपस चाहता हूं, वैसा ही अपना समाज भी बनाने के लिए अपनी भूमिका निभा सकूं। अगर मेरे बाहर के क्लासरूम के बाहर अगर आग लगी होगी तो क्लासरूम तक उसकी लपटें आएंगी। तो इसलिए प्रोफेसर का काम है सच और हक के लिए बोलना। ये बात उसी सत्ता में बैठे जल्ले इलाहियों को खटक गई, बहुत दिनों से रणनीति उन्होंने बनाई। एक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की नौकरी छीन लेंगे तो वो डर जाएगा, चुप हो जाएगा, और बाकी लोग चुपचाप फिर सरेंडर कर जाएंगे। आओ हमारी शाखा में नमस्ते सदा वत्सले कहो, तुमको प्रोफेसर बनाएंगे, वाइस चांसलर बनाएंगे और प्रिंसिपल बनाएंगे। अरे आप इस देश के बहुजन ये पूछेंगे कि 596 वाइस चांसलर 2019 तक थे, उसमें केवल 6 शेड्यूल कास्ट, 6 शेड्यूल ट्राइब और 36 ओबीसी, और 550 यानी 550 वाइस चांसलर एक ही तबके के। तो ये डेमोक्रेटिक कैंपसेस कैसे हुए? ये सवाल पूछने वाला लक्ष्मण यादव चुपता है। रोस्टर आंदोलन में अंबेडकर फूले पेरियार का नारा लगाने वाला लक्ष्मण यादव खटकता है। आंख में आंख डाल करके सच और हक की बात करने वाला लक्ष्मण यादव खटकता है। तो एक लक्ष्मण यादव को सजा दे दो तो फिर विश्वविद्यालयों में कोई लक्ष्मण यादव नहीं बनेगा। मैंने बहुत जानबूझ करके रोहित वेमुला को यह किताब डेडिकेट की है, और रोहित शहादत दे करके हमें हिम्मत दे गया है। हमारे अंदर रोहित की हिम्मत है, और अगर हम नहीं बोले, वो मैंने अपनी किताब में भी लिखा, बार बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस जुल्मत के इस दौर में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इन सब के बीच डर लगता है मुकेश, निश्चित रूप से डर लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ कंधे पर एक
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कर्जा है। वो कर्जा संविधान का है, मंडल आंदोलन का है, हमारे पुरखों की कुर्बानियों का है। तो उस कर्जे की हिम्मत से मैं बोल लेता हूं। और सत्ताधारी सोचते थे कि नौकरी से निकाल देंगे तो चुप हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, और 2 महीने का मौका मिला तो उनके सारे कारनामे लिख दिया किताब में, अब जनता भी देखे। तो ये है, हम अपने डर से लड़ रहे हैं। एक कविता बहुत प्यारी मुझे बहुत हौसला देती है कि वो डरते हैं। वो किस बात से डरते हैं? वो डरते हैं इस बात से कि इस देश के निहत्थे कमजोर लोग वो गोली, पिस्तौल, बंदूक से एक दिन डरना छोड़ देंगे। तो डर तो उन्हें लगता है जो हमें डरा रहे हैं। हम तो क्या थे, भैंस गाय चराते थे, संविधान था, मंडल आंदोलन था, तो यहां तक आ गए। तो अब ये कर्जा हम निभा रहे हैं, इससे क्या डर के, क्या छीन लोगे तुम हमारा? एक नौकरी छीन सकते थे, छीन लिया। हौसला, हिम्मत, विचारधारा, वो कैसे छीनोगे? तो इसी हिम्मत से लड़ रहे हैं। हाँ सर, वो एक शेर यहाँ फिट हो रहा है कि आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो सर, हाँ वही। तो सर, एक है मीरा रियाज का एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि बाढ़ में जाए शिक्षा विक्षा, अब जाहिलपन के गुण गाना, आगे गड्ढा मत देखो, वापस लाओ गुजरा जमाना। तो सर, एक धारा के लोग है पुराना जमाना वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, हम राम राज्य के हिसाब से पूरा सिस्टम चलाएंगे, जिस जिस हिसाब से संविधान को कुचला जा रहा है, संविधान का गला रेता जा रहा है, और आप अड़े पड़े हैं कि नहीं, राम राज्य वापस नहीं आना चाहिए। तो सर, ये लड़ाई अब कब तक चलेगी सर? देखिए, हम तो संविधान का राज चाहते हैं भाई। राम को वो रख लें, राज हमें दे दें, आबुआ देशुम अबुआ राज। एक तो ये एकदम क्लियर है, और राम के विरोध में हम नहीं है। लेकिन हम कबीर के राम को मानते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूढ़े बन माए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। तो वो जो विचारधारा है, तो ये है। हम चाहते ये हैं कि इस देश में संविधान लागू हो। मेरे अपने विश्वविद्यालय में मैं एक उदाहरण दे दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 90 कॉलेज हैं। आज की तारीख में मुकेश, 90 कॉलेज में शायद एक आध अगर एक्सेप्शनल केस होगा तो बात अलग है। 90 कॉलेज में से एक भी SC ST OBC प्रिंसिपल नहीं होगा, नहीं। मेरा चैलेंज। देश के राजधानी का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके नाम में यूनिवर्स लगा हुआ है। यूनिवर्सिटी RSS की शाखा नहीं होती ना भाई, कि वहां एक ही किस्म के लोग होंगे। आज वो हो रही है क्योंकि झंडे वालान से लिस्ट बनती है, पर्ची दे दी जाती है, इंटरव्यू में इनको करो, इनको निकाल दो। ये कहानी इस किताब में है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी, ग्लोबल नॉलेज के केंद्र होते हैं विश्वविद्यालय, सरकार के पैसे चलते हैं, यानी हमारे पैसे चलते हैं। और उसमें अगर हमारे लोग प्रिंसिपल नहीं, प्रोफेसर नहीं, आज केवल 41 प्रोफेसर OBC हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पूरे देश में। 97% पोस्ट जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की प्रोफेसर की है, वो वैकेंट है। फिर ये किसकी यूनिवर्सिटी बनी है? और ये क्या अगर एक यूनिवर्सिटी डेमोक्रेटिक नहीं हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इंक्लूसिव नहीं हुई, तो देश कैसे होगा? अगर हम अपने विश्वविद्यालय को इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक नहीं बना पाए, तो हम समाज को कैसे बनाएंगे? ये लड़ाई किसकी है? हिस्सेदारी की लड़ाई है। और यह लड़ाई बराबरी की बात करती है, इंसाफ और इंसानियत की। इंसाफ यानी किसी की जाति धर्म देख करके उसके साथ एकलव्य का सलूक न किया जाए, और इंसानियत मोहब्बत प्यार की। तो लड़ाई मुकेश भाई बहुत लंबी है। एक बहुत बड़ी लंबी कविता है रमाशंकर यादव विद्रोही की, लेकिन उसकी आखिरी कविता, आखिरी पंक्तियां हैं कि ये लड़ाई जो हमसे बहुत पहले से चली आ रही है और चली जाएगी बाद से बाद तक, हम गुलामी की अंतिम हदों तक लड़ेंगे। इतना ही है, जहां जहां गुलामी के अंतिम अवशेष हैं उसे दूर करके इंसानियत का, बराबरी का, मोहब्बत का सब पढ़ें, हाथ में कलम हो। इन हाथों में मुकेश भाई कहीं कुदाल था, फावड़ा था, करनी था, वसुला था, कोई ताड़ी उतारने काम कर रहा है, कोई मछली पकड़ने काम कर रहा है, कोई जूता सिलने काम कर रहा है, कोई चमड़ा उतारने काम कर रहा है, कोई सब्जी उगाने का काम कर रहा है,
कोई कोई मैला साफ करने का काम कर रहा था हजारों साल से, और उसके काम के आधार पर उसकी इज्जत हैसियत तय कर देंगे। और बड़े मुश्किल से इन हाथों में कलम पहुंची, पुरखों की कुर्बानी से पहुंची, आज उस कलम को छीना जा रहा है और तलवार पकड़ाई जा रही है। ये लड़ाई उस कलम को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई उस किताब को बचाने की लड़ाई है। कलम और किताब बची रहेंगी तो हम एक खूबसूरत दुनिया बना लेंगे। प्रोफेसर की डायरी उस कलम को बचाने और किताब के वजूद के लिए न्याय करने की लड़ाई है। तो तब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। दिशा तो लेकिन मुकेश भाई निराश नहीं, मतलब उदास नहीं होना है। एक उम्मीद दिख रही है, एक उम्मीद दिख रही है कि अब वंचित शोषित लोग धीरे धीरे समझ रहे। अभी उतना नहीं समझ रहे, अभी तो वो कह रहे हैं जो उनको लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहुत उत्तर भारत में बड़ा इसका हावी है। 5 किलो अनाज दे रहा है 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को। अरे भाई मुफ्त में अनाज नहीं, मुफ्त में शिक्षा चाहिए थी, मुफ्त में रोजगार, मुफ्त में स्वास्थ्य की दवाई और पढ़ाई मुफ्त में चाहिए थी। अनाज वो अपने से कमा लेता। ये लड़ाई उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की लड़ाई है कि भैया अपने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाओ। जी सर, अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा नाम से एक योजना इन्होंने निकाली है, जिसके हिसाब से अभी आप कह रहे थे कि ये कलम और किताब बचाने की लड़ाई है। जो बच्चा पहले आजादी से पहले, संविधान से पहले चमार का काम कर रहा था, वो बच्चा उसके हाथ में किताब आई। जो बच्चा खेत में भैंस चराने का काम कर रहा था उसके हाथ में किताब आई। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जैसी योजनाएं निकाली जा रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम एक अनुदान राशि देंगे अगर आप अपना पारंपरिक काम करेंगे। तो सर पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसी पूरी की पूरी व्यवस्था उसी मनुवादी या फिर प्राचीन विचार को वापस लाने के लिए लगा दी गई। तो सर आपको इसमें क्या लगता है कि ये क्या इनके पीछे वो जो मानसिकता है वही पुरानी मानसिकता है या वास्तव में ये कुछ उसी हिसाब से चेंज करना चाहते हैं? मुकेश, नई शिक्षा नीति जब कोविड की आड़ में लाई, इस किताब में उसका भी किस्सा है कि किसान और श्रमिक और शिक्षा नीति, ये 3 कानून कोविड की आड़ में लाए गए थे। किसानों ने फसलों नस्लों को बिकने से बचा लिया, लोग अपने कलम किताब को बिकने से नहीं बचा पाए। उस पूरी लड़ाई में हमने एक बात कही कि जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे कि बिना डिबेट के, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी विदाउट एनी डिबेट एंड डिस्कशन इंप्लीमेंट कर रही है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हुए देश के प्रधानमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब बोल रहे थे कि स्किल डेवलपमेंट, कुम्हार का बेटा कुम्हार, लोहार का बेटा लोहार, क्योंकि उसके पास कल्चरल स्किल वहीं से आ रही है। तो वो जो एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन के समय पीएम बोल रहे थे वही विश्वकर्मा योजना में उन्होंने आगे बढ़ा दिया कि अच्छा तुम कुम्हार के बेटे हो, कुम्हार बनना चाहोगे तो स्किल तुम्हारे पास है, अब लो तुम नई तरीके से ये ले लो, पैसा भी ले लो, कुम्हार बन जाओ, लोहार बन जाओ। भारत का संविधान कहता था कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्लाह के बच्चे प्रोफेसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस होंगे। यहां अंतर है। तो वो जो अगर इस देश के वंचित शोषित घरों के बच्चे अगर प्रोफेसर बनने लगेंगे तो प्रोफेसर तो सब तरह के आने लगेंगे। तो थोड़े से लोग जो काबिज, मुट्ठी भर लोग जो सब कुछ अपने हाथ में रखे थे, अब उनके हाथ से भारत के संविधान की वजह से कुछ कुछ फिसल रहा है। तो बेचैन है, वापस अपनी मुट्ठी जोर से बंद करना चाहते हैं कि नहीं शिक्षा पर हमारा कब्जा रहेगा, ना आप उधर रहो, आप वहीं रहो, आदिवासी जंगल में जाओ, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए, छोड़ो जंगल में जाओ, ये वो मानसिकता है। तो और शिक्षा की अहमियत वो ज्यादा समझते हैं, हमारे लोग कम समझते हैं। जो इस देश को कैप्चर्ड रखना चाहते हैं वो जानते हैं कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिससे आप मेंटल कैप्चरनेस करते हैं। आप मानसिक गुलामी किससे बनाते हैं? कल्चर से। कल्चर कहां से डेवलप हुई? एजुकेशन से। पहले वो गुरुकुल वाली थी, धर्म वाली थी, और वहां सब कंट्रोल्ड था। वहां लिख दिया कि कौन मुख से पैदा होगा, कौन पैर से पैदा होगा, सब बोल दिया, वही समाज में लागू हो गया। वहां से तय हो गया कि अच्छा कौन गुरु बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, कोई द्रोणाचार्य बन गया, कोई एकलव्य बन गया। तो कल्चरल हेजिमनी का एक कॉन्सेप्ट, अंटोनियो ग्राम्सी एक दुनिया के बड़े विचारक रहे हैं,
उन्होंने कल्चरल हेजिमनी का कॉन्सेप्ट दिया। तो हेजिमनी जब टूटती है तो वो वापस इन लोगों के हाथ से शिक्षा छीनती है जो उस हेजिमनी को ब्रेक कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल से निकाल दिया था और वो लौट जाते, रोते, खराब हार जाते, तो दुनिया को कितना बड़ा मसीहा मिलने से वंचित हो जाता। वो स्कूल गए, पढ़ने गए और 32 डिग्रियां लेकर आए, वो सारी ओरिजिनल, एक भी डुप्लीकेट डिग्री, फेक डिग्री नहीं है डॉक्टर अंबेडकर। कलम किताब ने उन्हें बनाया, कलम किताब के दम पर संविधान बना, कलम किताब के दम पर वो किताबें हैं। ये देखिए, ये डॉक्टर अंबेडकर की किताब है, ये लोहिया बगल में है, ये देखिए लोहिया है जी। ये जो किताबें हैं इन्होंने हमें बनाया और इन लोगों ने किताब से लिख करके उस हेजेमनी को ब्रेक किया। हम भी पढ़ सकते हैं और हम भी लड़ सकते हैं आंख में आंख डाल। तो वापस जो चैलेंज मिल रहा है वो चैलेंज न मिले तो एजुकेशन बर्बाद कर दो, शिक्षा में बजट खत्म कर दो, फेलोशिप खत्म कर दो, सीटें घटा दो। और जब उनके लोग पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो सवाल नहीं करेंगे, तो फिर वापस गुलाम बन जाएंगे। तो ये मानसिकता है मुकेश, इसलिए वो सबसे ज्यादा हमला एजुकेशन पर करते हैं। अफसोस केवल इतना है कि हम अपने लोगों को नहीं समझा पाए कि सब कुछ कुर्बान करके अपने बच्चों को पढ़ाना कितना जरूरी था। तो ये किताब उसी दिशा में एक मैसेज देना चाहती है कि आप एजुकेशन की तरफ जाओ, सेव एजुकेशन, सेव नेशन, सेव कॉन्स्टिट्यूशन। इस इंटेंशन के साथ यूनिवर्सिटीज की, स्कूलों की कहानियां इसमें है। क्योंकि अगर आप उन स्टाफ रूम में नहीं जाओगे जहां जातिवाद होता है, मैं निकाल दिया गया, डॉक्टर रितु अभी लड़ रही है और उसके ऊपर झूठे आरोप लगा के निकाल दिया। कौन है ये प्रोफेसर जिसके अंदर इतना कास्टिज्म था? रोहित वेमुला को प्रताड़ित करने वाला कौन था? मेरे किताब में किस्से हैं दोस्त कि कैसे जातिगत अपमान बारीक ढंग से प्रोफेसर करता है, इंटरव्यू के नंबर काटता है। बहुत सारे किस्से छूट गए लेकिन बहुत सारे किस्से हैं। तो ये लड़ाई उसकी लड़ाई है। जी जी सर, प्रधान सेकंड लास्ट सवाल है, उसके बाद अपन इसे खत्म करेंगे। तो सर, प्रधानमंत्री जी एक बार संसद में खड़े होकर छाती पीटते हुए कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। अभी 22 जनवरी को हमने देखा जब पूरी जो नॉर्थ इंडिया की काउ बेल्ट है, गोबर पट्टी, वो पूरी की पूरी भगवा हो गई। तो सर, प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि एक अकेला सब पर भारी और ग्राउंड पर इस तरीके से पूरा का पूरा भगवा हो जाना, पूरा ग्राउंड भगवा कर देना, ये एक, क्या सर आपको ये नहीं लगता कि इसमें कि हमारे जो युवा है, SC ST OBC और माइनॉरिटी को तो छोड़ ही दीजिए, SC ST OBC के अपने जो युवा है, जब विश्वविद्यालयों में सीटें काटी जा रही है, डी रिजर्व करके सवर्णों को भरा जा रहा है, उस दौर में हमारे युवा जो है ग्राउंड पर RSS के लिए काम करने लगे हैं या फिर उस विचार के लिए काम करने लगे हैं जो उनका विरोधी विचार है। मुकेश, अभी जो मैं सवाल का जवाब दे रहा था आपके, उसकी लास्ट में जो मेरी चिंता है वो यही थी कि हम अपने लोगों को ये बात नहीं समझा पाए, क्योंकि जो इस एजुकेशन को बर्बाद कर रहा है उसको इस एजुकेशन की चीज तो पता है। वो इसीलिए एजुकेशन को कोलैप्स कर रहा है, प्राइवेट एजुकेशन को इंक्रीज कर रहा है। जेब में पैसा तो पढ़ाइए, विदेश जाइए, लेकिन अगर आपकी जेब में पैसा नहीं था फिर भी आपके बच्चे पढ़ ले रहे थे, वो खत्म हो जाए। उससे क्या हो रहा है कि हमारे लोग हमारी इस चिंता को नहीं समझ रहे। किताब इसीलिए लाई गई है, प्रोफेसर की डायरी, कि आप पढ़ो। जैसे आप पढ़ोगे तो समझोगे कि एक जानवर है ना, गाय का बछड़ा जो होता है, उसके सामने गाय खड़ी है, गाय का गोबर भी उसके सामने है, गाय का गौमूत्र भी सामने है, वो दोनों नहीं खाता पीता है, वो गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसको इतना एक जेनेटिक सेंस उसके पास है। तो हम चाहते हैं कि इस देश के वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर के बच्चों में एक कल्चरल सेंस, सोशल सेंस, पॉलिटिकल सेंस हो, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये जो एजुकेट करना था वो हम जैसे लोगों को करना था, और हमारे प्रोफेसर पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर रहे। EMI के जाल में अपनी गाड़ी, अपना घर, अपनी नौकरी, अपने बच्चे विदेश में चले जाएं, जबकि आरक्षण से नौकरी लेकर के, और वो कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर के प्रताप से मुझे आज ये नौकरी मिल गई। नहीं रे बाबा, संविधान से मिली है, तेरी मेहनत से, तेरे परिवार वालों से मिली है।
इतना ही फर्क। हमने ये चुना कि नहीं, हम कम से कम ये बात लोगों तक पहुंचाएंगे कि भैया आपकी लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं है। मंदिर मस्जिद मन चंगा तो कठौती में गंगा, रविदास कह गए। वो गया गया अगर मुक्ति नाही, 100 गोते लाइए, और मके गए अगर मुक्ति नाही, ये बुल्ले शाह लिख गए। हमारे लोग आज से 700-800 साल पहले कितने प्रोग्रेसिव थे। वो आज मेरे विश्वविद्यालय में रिसर्च होगा कि गोबर में विज्ञान कैसे। 76 कुंडी यज्ञ दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में हो रही है। और राम मंदिर उद्घाटन, अरे भाई राम ठीक है, जो आस्थावान है, भारत का संविधान उनको छूट दे रहा है, राम आ रहे हैं, बुलाओ, लाओ, जश्न मनाओ, सब करो विश्वविद्यालय के भीतर। कल को दूसरे धर्म वाले यही करने लगेंगे तो क्या करोगे? ये धर्म विश्वविद्यालय के भीतर कैसे घुस गया भाई? विश्वविद्यालय को तो छोड़ देते, हर धर्म हर जाति के लोग वहां पर रहते हैं। और उन विश्वविद्यालयों में अब हवन होता है, कोई भी कार्यक्रम। एक मुनीलाल पांडे की कहानी है मेरी किताब में। मुनीलाल पांडे को पढ़ते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश में विश्वविद्यालय में क्या क्या हो रहा है। सेमिनार की जगह पर हवन, रिसर्च की जगह पर 76 कुंडी यज्ञ, यहां विश्वविद्यालय को पहुंचा दिया आपने। अब मुकेश भाई, यह बात अगर मैं दमदारी से न बोलूं, विश्वविद्यालय का एक शोधार्थी, एक प्रोफेसर, एक छात्र, तो ये बात गांव में जो रिक्शा चला रहा, जो पत्थर तोड़ रहा, वो बेचारा संघ में जा रहा, तो क्या बुरा? यहाँ सारे प्रोफेसर संघ में चले गए, सारे जाके शाखा लगा रहे भैया परमानेंट कर दो, या प्रिंसिपल बना दो, या वाइस चांसलर बना दो। तो हम इनको नहीं समझा पाए, तो गांव के लोग जो इस पूरे धर्म की राजनीति के शिकार हो रहे हैं, कैसे उनसे आप शिकायत कर सकते हो कि आप समझ नहीं रहे? प्रोफेसर समझ गया क्या? तो एक बड़ी लड़ाई है मुकेश, इसलिए निश्चित रूप कि कैसे हम इस लड़ाई को आम जनता तक पहुंचाएं, आम व्यक्ति तक पहुंचाएं, इतनी सी लड़ाई है। और हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, और इतने लोग हैं, सोशल मीडिया है, मुझे उम्मीद है कि ये बात लोग समझेंगे कि आपके बच्चों का भविष्य कलम और किताब में है, धर्म आपके दिल में था, देवता भगवान जिसको भी अगर आपको मानना है, मैं नास्तिक नहीं बनाने आपको आ रहा है, कोई विरोध, कोई आपके धर्म पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर रहा हूं, वो आपका निजी विषय है, वो आप रखिए, वो आपके इन नेताओं के पहले भी था, इन नेताओं के बाद भी रहेगा अगर आप उसको रखेंगे तो। एग्जैक्टली। लेकिन वो आपके हाथ से क्या छीन रहे हैं, उसे बचाइए। वो कॉन्स्टिट्यूशन को छीन रहे हैं, वो कलम और किताब को छीन रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें उनको ये बात समझानी है, और अगर हम नहीं समझा पाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत नुकसान इस देश का है। जी सर, हाँ ठीक कह रहे हैं आप कि वो आपके हाथ में धर्म का एक झुनझुना दे रहे हैं और कलम और किताब छीन रहे हैं। तो सर, जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल हमारे एक साथी ने पूछा है। वो पूछ रहे कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जो हैं बहुत शानदार हिंदी बोलते हैं, तो सर बच्चे अभी जो हमें देखने वाले इस प्लेटफॉर्म पर पर्टिकुलरली वो बच्चे हैं जो यंग एज में हैं, वो आपकी तरह हिंदी सीखना चाहते हैं, आपकी तरह हिंदी लिखना चाहते हैं, तो सर उनके लिए आप कहें कि किस तरीके से हिंदी सीखी जा सकती है? मुकेश भाई, एक शेर है, यूं ही नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। और हमारे बुजुर्ग कौन? बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू, दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया, एक भगत सिंह, एक विरासत। मैं अपने यंगस्टर दोस्तों से ये कहना चाहूंगा, किताबों को पढ़िए, भाषा वहां से मिलेगी, और दोनों चीज मिलेगी। अच्छी किताब आपको अच्छे विचार देगी और अच्छी भाषा देगी। हमारे लोगों को, ये रील्स वाली जनरेशन आ गई है, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी को छोड़ नहीं सकते। अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो आप वहां बैठे, हम यहाँ बैठे, और हजारों लोग हमको सुन रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का हम सार्थक उपयोग करेंगे। हम वो लोग नहीं है कि जो यहाँ पतरा बना के देखते थे कि इसका शाहू और केतु ठीक नहीं है, मंगल ठीक नहीं, इसलिए शादी नहीं होगी। हम टेक्नोलॉजी कहने की नहीं, चांद पर एक विमान जाएगा, वो पता लगाएगा, रिसर्च करेगा। तो नई जनरेशन नई टेक्नोलॉजी के साथ अब तो और आसानी से पढ़ सकती है। शुद्ध बोलना शुद्ध लिखने से आता है, और शुद्ध लिखना और बोलना शुद्ध विचार से आता है। शुद्ध जैसा अलग ही कुछ होता नहीं, लेकिन इंसाफ और इंसानियत के। तो इससे
इससे हम सीख सकते हैं। और जहन में जब अच्छा कुछ हो ना, तो आपका ख्याल भी अच्छा बनता है। तो सबसे पहली चीज हम ये कोशिश करें, अच्छी किताबों को पढ़ें, अच्छे विचार को लें और अच्छे इंसान बने। ये एक पैमाना मेरा है। यहीं से भाषा निकलेगी, यहीं से विचार निकलेगा, यहीं से सब कुछ डेवलप होगा। जितना पढ़ेंगे, वो हमारे यहाँ बचपन में कहते थे, करत करत अभ्यास ते जड़मत। जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सही दिशा में किया जाए। अब रील्स है तो रील्स देखने के बाद गूगल से कुछ पढ़ाई भी कर लें, छोटी छोटी कहानियां पढ़ा करें। प्रेमचंद को पढ़ें और ओम प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ें, प्रेमचंद से लेकर वाल्मीकि तक एक यात्रा है। जितना पढ़ेंगे उतने नए शब्द आपकी डिक्शनरी में ऐड होंगे। आप गौर करिए, एक नौजवान दिन भर में 1000 शब्दों के इर्द गिर्द ही बोलता है, 1000-1500 वही शब्द रिपीट होते हैं, वही भाषा में होते हैं। जैसे जैसे हमारा वोकेबलरी मजबूत होगी, शब्द भंडार मजबूत होगा, हमारी भाषा नई होने लगेगी। और उच्चारण शुद्ध करेंगे, लिखना शुद्ध आएगा। और आखिर में केवल ये, दिल में अच्छा ख्याल हो तो अच्छे विचार जबान से निकलने लगते हैं। और याद रखिएगा, ये पूरा जो हमारा शख्सियत, हमारा व्यक्तित्व है ना, ये जुबान उस दुकान का ताला है। ये ताला खुलता है तो पता चलता है कि ये दुकान कोयले की है या राइट। ये बात आप यूट्यूबर मीट में भी आपने कही थी, और ये बात मुझे काफी प्रभावित करती है। आपकी जो जबान है, बहुत, आपका जो दिमाग में क्या चल रहा है वो सब कुछ बयां कर देती है जब आप बोलते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे साथ में जुड़े। मैंने आपका लगभग 45 मिनट्स ले लिए। आपको एक बार फिर से पुनः आपको बहुत बहुत बधाई आपकी प्रोफेसर की डायरी के लिए। और जितने भी देखने वाले मेरे साथी हैं, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोफेसर साहब की जो प्रोफेसर की डायरी है वो जरूर मंगवाएं, उसकी प्रति जरूर मंगवाएं और जरूर पढ़ें। अभी इसके मुकेश भाई, इसके कमेंट बॉक्स में मैं लिंक भी भेज दूंगा, आप भी भेज सकते हैं। 10 फरवरी से 18 फरवरी तक वर्ल्ड बुक फेयर दिल्ली के प्रगति मैदान में लग रहा है। वहां भी ये किताब मिलेगी, और जो साथी यहाँ आएंगे, आ सकते हैं, वहां मैं मिलूंगा। सारे दिन तो नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा कि कब कब मैं वहां आ रहा हूँ। और जो लोग दूर हैं, दिल्ली के दूर हैं, वो ऑनलाइन अमेजन पर जा करके ये किताब ले सकते हैं। और मैं अपनी किताब का प्रचार करने से ज्यादा मेरा मन ये है कहने का कि शायद आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, ये जरूरी बात है जो इस देश को कहनी और बतानी थी। तो ये कोई सवाल अगर हो तो देख लें। अगर देख रहा हूँ कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, सर मैं देख लेता हूँ सवाल अगर आए हैं तो। बाकी लोग जय भीम बोल रहे हैं। सबको मेरा जय भीम है, सबको मेरा क्रांतिकारी सलाम। सर किताबों पर आज काली धर्म देख, पता नहीं, मतलब किताब में भी फर्क होता है दोस्त, इसलिए किताब कौन सी पढ़ेंगे ये आपको चुनना पड़ेगा। अच्छा, उनका सवाल नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया कि हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। सर फिर से सवाल तो मुझे सर जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे भी नहीं दिखे। अगर कोई साथी प्रोफेसर साहब से कोई सवाल करना चाहता है तो कर लें, क्योंकि हमारी चर्चा का जो ये लगभग अंतिम पड़ाव है। तो कोई भी साथी सर से सवाल, एक सवाल मैं देख रहा हूँ सन्नी कुमार का है कि मेरा क्वेश्चन है, किसी भी सरकारी एग्जाम का कट ऑफ मार्क्स कहाँ से देखा जाता है? आज हम देखें कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ एससी से भी कम था। दो तरीके हैं। कई एग्जाम ऐसे होते हैं जो कट ऑफ नहीं बताते, वो इसलिए नहीं बताते कि पोल खुल जाएगी। लेकिन अब कई तरह की चीजें हैं जिसमें आप कट ऑफ देख सकते हैं, और कट ऑफ आता भी है। ना आए तो आप आरटीआई लगा सकते हैं। हालांकि आरटीआई को भी बहुत कमजोर कर दिया गया, फिर भी एक विद्यार्थी का ये अधिकार है कि वो जाने कि कितने नंबर पर किसका सिलेक्शन हुआ और किसका नहीं हुआ। और ये बात सही है कि जो लोग कल तक मेरिट की दुहाई देते थे, जब उनको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिला तो उनकी कट ऑफ एससी ओबीसी सबसे नीचे जा रही है। पता नहीं कितनी कमाल की मेरिट थी, अब तो पोल खुल गई। जी 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 जी। और सर मेरिट का ये भी तो है कि जब शिक्षा व्यवस्था शुरू हुई इंडिया में, तो जो पासिंग मार्क्स 33% वाला जो कॉन्सेप्ट है, हमारे लोग तो उस वक्त ज्यादा सिस्टम में थे ही नहीं, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे थे, तुम ही लोगों के लिए तो
किया था कि हाँ, तो 33% से 33% पे कौन पास हो रहा था? बिल्कुल हाँ, सही बात है। 33% से तुम ही तो पास हो रहे थे। जी सर, तो कोई ठीक है, सवाल और मुझे कोई? नहीं दिख रहा। हाँ, सवाल नहीं दिख रहा है। हम कोशिश करेंगे और प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे मुकेश, आपके यहाँ भी फिर मिलते रहेंगे। बाकी तब तक किताब पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दोस्तों का। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। जय मंडल, जय मंडल, जय संविधान सर, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। सर। जय हिंद।